नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी प्रोफेसर शंकु और रोबो। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। प्रोफेसर शंकु कौन है? बस इतना ही पता चलता है कि वे एक वैज्ञानिक हैं, विश्व विख्यात वैज्ञानिक। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शायद किसी भीषण प्रयोग में अपने प्राण गंवा दिए हैं। इधर ये भी सुनने में आया कि वे किसी अपरिचित अंचल में छुपकर अपने काम में लगे हुए हैं। समय आने पर प्रकट हो जाएंगे। प्रोफेसर शंकु की प्रत्येक डायरी में कुछ न कुछ विचित्र जानकारी का विवरण मिलता है। ये कहानियां सच्ची हैं या झूठी, संभव है या असंभव, इसका निर्णय पाठक स्वयं करें। 16 अप्रैल। अपनी चिट्ठी के जवाब में जर्मनी के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर पामर की चिट्ठी आज मिली। पामर ने लिखा है, प्रिय प्रोफेसर शंकु, अपने बनाए रोबोट यानी मशीनरी आदमी के बारे में आपने जो लिखा है, उससे मुझे कितनी खुशी हुई, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य हुआ। आपने लिखा है, रोबो के बारे में मेरा लिखा हुआ खोज संबंधी लेख आपने पढ़ा और उससे आपको काफी जानकारी हासिल हुई है। लेकिन आपका बनाया हुआ रोबो अगर वास्तव में वैसा ही बन पड़ा है जैसा कि आपने लिखा है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि मेरी कीर्ति से आप बहुत आगे निकल गए हैं। मेरी उम्र हो चुकी, मेरे लिए भारतवर्ष आ सकना संभव नहीं। इसीलिए यदि आप अपने बनाए आदमी को लेकर हमारे यहां आ सके तो मुझे महज खुशी नहीं होगी, मेरा उपकार भी होगा। इसी हाइडेलबर्ग में ही मेरे जाने पहचाने एक वैज्ञानिक और हैं, डॉक्टर वोरगेल्ट। उन्होंने भी रोबों पर कुछ काम किया है। बन सका तो उनसे भी आपका परिचय करा दूंगा। आपके जवाब के इंतजार में रहूंगा। यदि आप आने को राजी हो तो एक और किराए का इंतजाम मैं जरूर ही कर सकूंगा। कहना फिजूल होगा, आपके रहने की व्यवस्था मेरे ही यहां होगी। आपका रूडोल्फ पामर। पामर की चिट्ठी का जवाब आज ही दे दिया। लिख दिया, अगले महीने के दूसरे हफ्ते के आसपास जाऊंगा। किराए के बारे में मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि जर्मनी जाने आने का खर्च कम नहीं है। हालांकि उस देश को देखने की भी बड़ी ख्वाहिश है। मेरा रोबू भी मेरे साथ जरूर जाएगा, लेकिन अभी तक वो अंग्रेजी और बंगला के सिवा दूसरी भाषा नहीं बोल सकता। इस एक महीने के अरसे में उसे जर्मन सिखा लेने से वो पामर से मजे में बात कर सकेगा। मुझे दुभाषिए का काम नहीं करना पड़ेगा। रोबू को बनाने में मुझे 1.5 साल लगा। मेरे नौकर प्रहलाद ने हर समय मेरे पास रहकर ये वो सामान हाथ के पास पहुंचाकर मेरी मदद की है। लेकिन असली काम सब मैंने खुद ही किया। और हैरत की सबसे बड़ी बात है, वो है रोबू को बनाने में खर्च की बात। कुल मिलाकर उस पर मेरी 337 रुपए 7.5 आने की लागत लगी है। इस निहायत ही मामूली खर्च से बनी वो भविष्य में मेरी लेबोरेटरी के सभी कामों में मेरी सहयोगी होगी। गर्ज की राइट हैंड मैन। मामूली जोड़ घटा गुणा भाग के हिसाब में रोबू को 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसा कठिन कोई हिसाब ही नहीं जिसे हल करने में उसे 10 सेकंड से ज्यादा समय लगे। इसी बात से समझ में आता है कि मैंने पानी के भाव कैसी एक गजब की चीज पाली है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार को मैं पूर्णतया आदमी की सृष्टि नहीं मानता। उसकी संभावना पहले से ही रही होती है, शायद हो कि सदा ही रही थी। आदमी को सिर्फ अपनी अक्ल पर जोर से या किस्मत की खूबी से उन संभावनाओं का पता पाकर उन्हें काम में लगा लेता है। रोबो की शक्ल खासी खूबसूरत बन पड़ी है, ऐसा नहीं कह सकता। खास करके उसकी दोनों आंखें 2 तरह की हो जाने से वो ऐंचाता नासा लगता है। उस खामी को भरने के लिए मैंने रोबू के मुंह में एक हंसी भर दी है। वो कितना ही कड़ा सवाल क्यों न हल करता हो, वो हंसी उसके होंठों पर लगी ही रहती है। मुंह की जगह एक छेद कर दिया है, बातचीत उसी छेद से निकलती है। होंठ हिलाने लायक बनाने में नाहक ही समय और खर्च ज्यादा लगता, लिहाजा मैंने उसकी कोशिश ही नहीं की। आदमी के जहां दिमाग होता है, रोबू के वहां पर ढेरों बिजली के तार है, बैटरी, बल्ब आदि है। इसलिए दिमाग जो काम करता है उनमें से बहुत सारा काम रोबू नहीं कर सकता। मसलन सुख दुख का अनुभव करना
या किसी पर गुस्सा ईर्ष्या करनाएं सब रोबू जानता ही नहीं। वो केवल काम करता है, सवाल का जवाब देता है, हिसाब सब तरह का लगा लेता है, लेकिन सिखाए हुए काम के अलावा काम नहीं करता और सिखाए हुए प्रश्नों को छोड़कर दूसरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। मैंने उसे अंग्रेजी और बंगला के 50,000 प्रश्नों के उत्तर सिखाए हैं। किसी भी रोज उसने गलती नहीं की। अब उसे 10,000 जर्मन प्रश्नों के उत्तर सिखा दूं तो मैं जर्मनी जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतने अभावों के होते रोबू जो करता है उतना दुनिया के और मशीनी आदमी ने किया है, ऐसा नहीं लगता। ऐसी एक चीज बनाने के बाद उसे गिरिडीह जैसे शहर में कैद रखने का भी कोई मतलब होता है? बंगाल में थोड़ी सी रसद पर बंगाली वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? इसे क्या बाहरी दुनिया को जानना नहीं चाहिए? इसमें अपने प्रचार से देश का प्रचार ज्यादा है। कम से कम मेरा उद्देश्य वही है। 18 अप्रैल। अब इतने दिनों के बाद अविनाश बाबू ने मेरी वैज्ञानिक प्रतिभा को कबूल किया। मेरे ये पड़ोसी सज्जन यद्यपि आदमी अच्छे हैं, पर मेरे कामों के लिए उनका मजाक उड़ाना कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अक्सर मुझसे गप्पे लड़ाने के लिए आया करते हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों में जितनी बार भी आए, मैंने प्रहलाद से कहला दिया, मैं बहुत ही व्यस्त हूं, मुलाकात नहीं हो सकती। आज रोबू को जर्मन सिखाकर अपने लेबोरेटरी की कुर्सी पर बैठकर एक विज्ञान पत्रिका के पन्ने उलट रहा था कि वो आद धमके। मेरी भी इच्छा थी कि वो एक बार रोबू को देखें। इसीलिए उस भले मानस को बैठक में न बिठाकर सीधे अपनी लेबोरेटरी में बुला लिया। कमरे के अंदर कदम रखते ही भले आदमी ने नाक सिकोड़कर कहा, आपने हींग का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? कि रोबू पर नजर पड़ते ही अपनी आंखें गोल गोल करके वो बोले, अरे बाप रे, वो क्या है? रेडियो? कि कल का गाना या क्या है? अविनाश बाबू ग्रामोफोन को अभी भी कल का गाना कहते हैं, सिनेमा को कहते हैं बायोस्कोप, एरोप्लेन को कहते हैं उड़न जहाज। जवाब में मैंने कहा, उसी से पूछ देखिए ना, वो क्या है? उसका नाम है रोबू। रोबूस्कोप? रोबूस्कोप क्यों होने लगा? कहा तो उसका नाम है रोबू। उसका नाम लेकर आप उससे पूछिए वो क्या है, वो ठीक जवाब देगा। क्या जाने बाबा, ये आपका कौन सा तमाशा है? ये कहकर अविनाश बाबू ने उस यंत्र के सामने खड़े होकर पूछा, तुम क्या हो जी? रोबू? रोबू के मुंह के उस छेद से साफ जवाब निकला, मैं मशीनी आदमी हूं। प्रोफेसर शंकु का सहकारी। भले आदमी को तो मूर्छा आने की नौबत। रोबू क्या क्या कर सकता है, ये सुनकर और कुछ कुछ नमूना देखकर अविनाश बाबू अपना मुंह फीका सा करके मेरे दोनों हाथ पकड़ के झकझोरते हुए चले गए। मैंने समझा अब वो वास्तव में प्रभावित हुए हैं। आज एक पुरानी जर्मन विज्ञान पत्रिका में रोबों पर प्रोफेसर वोरगेल्ड के लिखे एक लेख पर अचानक नजर पड़ गई। उन्होंने खासे नाज से ही लिखा है, मशीनी आदमी बनाने में जर्मनों ने जो कृतित्व दिखाया है वैसा और किसी भी देश के किसी व्यक्ति ने नहीं दिखाया। उन्होंने ये भी लिखा है कि मशीनी आदमी से नौकर चाकर जैसा काम तो कराया जा सकता है, मगर उससे काम जैसा काम या बुद्धि का कोई काम कभी भी नहीं कराया जा सकेगा। लेख के साथ प्रोफेसर वोरगेल्ड की एक तस्वीर भी छपी है। चौड़ा कपाल, दोनों भौहें कुछ अजीब किस्म की घनी, आंखें गढ़ों में धंसी हुई और ठोड़ी पर कोई 2 इंच लंबी और लगभग उतनी ही चौड़ी चौकोर दाढ़ी चिपकी हुई सी। भले आदमी का वो लेख पढ़कर और उसकी तस्वीर देखकर उनसे भेंट करने की ललक और भी बढ़ गई। 23 मई, आज सवेरे हाइडलेबर्ग पहुंचा। चित्र लिखा सा खूबसूरत शहर, यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यहां होने के नाते मशहूर। शहर के बीच से नेकर नदी बह रही है। पीछे पहरेदार की तरह खड़ा है हरे भरे जंगल से ढका पहाड़। इसी पहाड़ पर हाइडलेबर्ग का ऐतिहासिक किला है। शहर से 5 मील के फासले पर मनोरम प्राकृतिक परिवेश में प्रोफेसर पामर का निवास है। 70 साल के उस बूढ़े वैज्ञानिक ने मेरी जैसी खातिर की, वो कहकर नहीं बताई जा सकती। बोले, शायद आपको मालूम हो, भारतवर्ष के प्रति जर्मनी का एक स्वाभाविक खिंचाव है। मैंने आपके यहाँ के प्राचीन दर्शन और साहित्य की बहुत सी किताबें पढ़ी है।
मैक्स मुलर ने उन किताबों का बहुत सुंदर अनुवाद किया है। उनके प्रति हम सब बहुत ऋणी हैं। आपने भारतीय वैज्ञानिक के नाते आज जो काम किया है, उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा। रोबू को मैं उसी के आकार के एक पैकिंग बक्से में पुआल, रुई, बुरादे आदि में बड़े एहतियात के साथ लिटा कर ले आया था। पामर को उसे देखने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। ये जानकर मैंने दोपहर को ही उसे बक्से से निकालकर झाड़ पोंछ कर पामर की प्रयोगशाला में खड़ा कर दिया। पामर ने रोबो के बारे में इतनी छानबीन की, इतना लिखा पढ़ी की, पर उन्होंने खुद कभी कोई रोबो बनाया नहीं। रोबो की शक्ल देखकर उनकी आंखें कपाल पर चढ़ गई। बोले, अरे तुमने तो गोंद, कांटिया और स्टिकिंग प्लास्टर से ही जोड़ने का काम कर दिया है और कहते हो कि ये रोबो बातें करता है। पामर के गले में अविश्वास का सुर साफ झलक रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी, आप उसे जांच पर कर देख लेना, पूछिए न उससे कोई सवाल। रोबो की तरफ मुड़कर पामर ने जर्मन भाषा में पूछा, तुम क्या काम करते हो? रोबो ने भी जर्मन भाषा में ही साफ स्वर और स्पष्ट उच्चारण करके कहा, मैं अपने मालिक की मदद करता हूं और अंक की समस्या हल कर सकता हूं। पामर रोबो की ओर हैरानी की निगाह से देखकर कुछ देर तक सिर हिलाते रहे। उसके बाद एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए बोले, शंकु, आपने जो किया है, विज्ञान के इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं। वोरगेल्ट को ईर्ष्या होगी। इसके पहले वोरगेल्ट के बारे में हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। पामर के मुंह से एकाएक उसका नाम सुनकर मैं चौंक ही उठा। वोरगेल्ट ने भी क्या कोई रोबो बनाया है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही पामर ने कहा, वोरगेल्ट हाइडलबर्ग में ही है, मेरे ही जैसे एकांत परिवेश में, लेकिन नदी के उस पार। हम दोनों बर्लिन में एक ही स्कूल में पढ़े हैं, मगर मैं उससे 3 साल आगे था। उसके बाद मैंने यहां हाइडलबर्ग में आकर डिग्री ली। वो बर्लिन में ही रह गया। 10 साल हुए वो यहां अपने मौरूसी घर में आकर रह रहा है। उन्होंने कोई रोबो बनाया है क्या? सो तो मैं नहीं कह सकता। उसके पीछे वो लगा बहुत दिन से है, लेकिन शायद कामयाब नहीं हुआ है। बीच में तो सुना था उसका दिमाग ही कुछ खराब हो गया है। पिछले 6 महीने से वो घर से निकला ही नहीं। मैंने कई बार उससे टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की। हर बार उसके नौकर ने बताया वो बीमार है। इधर मैंने फोन वोन नहीं किया। मैं यहां हूं, ये बात उन्हें मालूम है? पता नहीं। आपके आने का जिक्र मैंने यहां के कई वैज्ञानिकों से किया है। उन सब से आपकी मुलाकात होगी ही। कुछ अखबार वालों को भी जानकारी हो सकती है। मैंने अलग से वोरगेल्ट को यह बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं चुप रह गया। दीवार पर लगी क्लॉक में करके 4 बजे। खुली खिड़की से बाहर बाग दिखाई दे रहा था, उसके भी पीछे पहाड़। 2-1 चिड़ियों की चहक के सिवाय और कोई आवाज नहीं। पामर ने कहा, रूस के स्ट्रागोनाफ, अमेरिका के प्रोफेसर स्टाइनवे, इंग्लैंड के डॉक्टर मैनिंग्स, इन सब ने रोबो बनाया। जर्मनी में भी 3-4 रोबो है। मैंने उन सभी को देखा है, लेकिन उनमें से एक भी इस आसानी से नहीं बना है और इस सफाई के साथ बोल नहीं सकता। मैंने कहा, लेकिन ये हिसाब भी कर सकता है। आप कोई भी सवाल देकर जान सकते हैं। पामर ने आवाक होकर कहा, अच्छा, वो आविर्वाग का इक्वेशन जानता है? पूछ देखिए। रोबो का इम्तिहान लेकर पामर ने कहा, गजब है, आपकी प्रतिभा को शाबाश। उसके बाद क्षण भर चुप रहकर बोले, आपका रोबो आदमी की तरह अनुभव कर सकता है? मैंने कहा, जी नहीं, ये वो नहीं कर सकता। पामर ने कहा, और चाहे कुछ न हो, आपने दिमाग से अगर उसका कोई लगाव रहता है तो बड़ा अच्छा होता, तो आपके बड़े काम आता। वैसे भी वो वास्तव में आपका एक भरोसा करने लायक साथी हो सकता। पामर मानो कुछ अन्य से हो गए। फिर बोले, मैंने उस विषय पर बहुत सोचा है। किसी मशीनी आदमी को लहुमांस के किसी आदमी के मन की बात समझाई जाए। इस ओर मैं काफी दूर तक आगे भी बढ़ चुका था। दिल की बीमारी ने लाचार कर दिया, और जिस रोबो पर यह सब परीक्षण चलता, उसे बनाने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई। मैंने कहा, मैं रोबो के काम से संतुष्ट हूं। वो जितना कर लेता है, मेरे लिए वही बहुत है। पामर ने कुछ कहा नहीं।
मैंने देखा वो एकटक रोबू को देख रहे हैं। रोबू के चेहरे पर वही हंसी। कमरे की खिड़की से झुकते दिन की रोशनी आकर उसकी बाई आंख पर पड़ रही थी। धूप की चमक से बिजली के लहू की आंख भी हंसती सी लग रही थी। 24 मई। मैं बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। कल आधी रात से लेकर आज दिन भर में बहुत सी घटनाएं घटी ने। उन सबको करीने से लिख लेने की कोशिश कर रहा था। कहां तक बन पाएगा नहीं जानता, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं था। जीवन में आज पहली बार मेरे मन में संदेह जागा कि अपने को मैंने जितना बड़ा वैज्ञानिक समझा था, वास्तव में मैं उतना बड़ा हूं या नहीं। यदि वही होता तो इस कद्र अपस्थ मैं क्यों हुआ। कल रात की घटना ही पहले बताऊं। ये खास वैसी कुछ नहीं, फिर भी लिख रखना अच्छा है। पामर और मैं रात का भोजन करके 9 बजे उठे। उसके बाद बैठक में काफी पीते हुए हम दोनों ने काफी बातें की। मैंने उस समय भी पामर को बीच बीच में अन्य मंस्क होते देखा। क्या सोच रहा था क्या जाने। हो सकता है रोबू को देखने के बाद से उसे बार बार असमर्थता याद आ जाती है। और ठीक भी है, वो जैसा बूढ़ा हो गया है कि रोबो पर नई कोई गवेषणा कर सकना उसके लिए मुमकिन नहीं लगता। मैं सोने के लिए 10 बजे के कुछ बाद ही गया। जाने से पहले रोबू को देख कर गया। लगा कि पामर की लेबोरेटरी में वो बड़े आराम से ही है। जर्मनी की आबहवा, यहां की सर्दी और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब की उसे कोई परवाह नहीं। वो गोया महज मेरे हुक्म के इंतजार में है। सोने को जाने से पहले हम 2 वैज्ञानिक ने जर्मन भाषा में उससे विदाई ली। रोबू ने भी साफ शब्दों में कहा, गुटे नाक्ट, हेर प्रोफेसर शंकु। गुटे नाक्ठेर। प्रोफेसर पामर बिस्तर के पास की बत्ती जलाकर कुछ देर एक मैगजीन के पन्ने उल्टे नीचे कर ऊपर की मंजिल की ग्रैंडफादर घड़ी में टन टन करके 11 बजना सुनकर बत्ती बुझाकर सो पड़ा। आधी रात को नींद टूटी। क्या बज रहा था पता नहीं। मेरी नींद एक आवाज सुनकर ही खुली और वो आवाज आ रही थी मेरे कमरे के ठीक नीचे पामर की लेबोरेटरी से। खट खट खट, ठंग ठंग खट खट। कभी लगा कि काठ के फर्श पर आदमी के पैरों की आवाज है, कभी लगा कलपुर्जों के काम का शब्द है, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा वो आवाज नहीं सुनाई पड़ी। फिर भी काफी कुछ देर तक कान खड़े किए लेटा रहा। शायद और कुछ आवाज हो, लेकिन उसके बाद घड़ी में 3 बजने के सिवा और कोई आवाज नहीं सुनी। सवेरे जलपान के समय पामर से इस विषय में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नींद में अड़चन आई। ये सुनकर वो शायद बहुत परेशान हो पड़े। जलपान के बाद जरा घूमने निकलने की बात थी, लेकिन मेज से उठने के पहले ही पामर के नौकर क्रूट ने आकर अपने मालिक के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड दिया। नाम पढ़कर पामर ने अवाक होकर कहा, अरे वोरगेल्ट आया है। सुनकर मैं भी हैरान रह गया। बैठक में जाकर देखा, गिरिडीह में रहते समय जर्मन पत्रिका में जो चेहरा तस्वीर में देखा था, ये वही चेहरा है। सिर्फ बालों में और कुछ सफेदी आ गई है। हम लोगों के अंदर जाते ही सोफे पर से उठकर वोरगेल्ट ने हमें अभिवादन किया। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद मिलिट्री सी चुस्ती देखकर अचरज हुआ। इनकी भी उम्र 70 के लगभग, मगर कैसी जवान तंदुरुस्ती। पामर ने कहा, वोरगेल्ट, तुम्हें देखकर ऐसा कहा लगता है कि तुम लंबी बीमारी से उठे हो, बल्कि लगता है कि चेंज में जाकर सेहत को सुधार आए हो। वोरगेल्ट ने भारी गले से हो हंस करके कहा, बीमार हूं बताने से लोग तंग कम करते हैं, व्यस्त हूं कहने से बहुत बार काम नहीं चलता। उससे बल्कि लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है, और वैसे में लोग बार बार टेलीफोन करके जानना चाहते हैं कि व्यस्तता की वजह आखिर क्या है, और समझ ही सकते हो कि वो कारण सब समय कहा नहीं जा सकता। हां, वो तो बेशक नहीं कहा जा सकता। पामर ने वोरगेल्ट को शराब ऑफर की। उसने सिर हिलाकर कहा, ये चीज मैंने कतई छोड़ दी है, और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। मैंने आज के अखबार में रोबो सहित प्रोफेसर शंकु के यहां आने की खबर पढ़ी। इस विषय में मुझे कैसी उत्सुकता है ये तो जानते ही हो, इसलिए बिना खबर किए ही मैं सीधे आ पहुंचा। आशा है अन्यथा नहीं सोचा होगा। नहीं नहीं, मैंने कहा,
आप शायद मेरे यंत्र को एक बार देखना चाहते होंगे। उसी के लिए तो आया। आपने असंभव को संभव कैसे किया, ये जानने की स्वाभाविक उत्सुकता हो रही है। वोरगेल्ड को लेबोरेटरी में ले गया। रोबू को देखते ही वोरगेल्ड की पहली बात हुई। आपने शायद चेहरे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से इस चीज को मशीनी आदमी न कहकर सिर्फ मशीन कहना ही ठीक है, नहीं क्या? मैं इस बात से इनकार जरूर नहीं कर सका। कहा, यह ठीक है कि मैंने काम पर ही ध्यान ज्यादा दिया है। अपोलो जैसा निर्दोष सुंदर आदमी इसे बेशक नहीं कहा जा सकता। सुना, आपका रोबो हिसाब बढ़िया ढंग से कर लेता है, टेस्ट कीजिएगा। वोरगेल्ट ने रोबू की ओर घूमकर पूछा, 2 और 2 कितना होता है? इसका जवाब रोबू के मुंह से इतने जोर से निकला कि पामर की प्रयोगशाला की कांच की चीजें झंझना उठीं। रोबू कभी इतने जोर से बात नहीं करता। मैंने साफ समझा और समझकर जरा अवाक हुआ कि वोरगेल्ट के सवाल से रोबू खींच गया है। वोरगेल्ट के खुद का हाव भाव भी उस डपट से कुछ सकुचाया सा लगा। वो एक के बाद दूसरा सख्त सवाल रोबू से करने लगे और रोबू भी 5 से 7 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब देता गया। गर्व से मेरी छाती फूल उठी। वोरगेल्ट की ओर नजर घुमाकर मैंने देखा, 40 डिग्री सर्दी में भी उसके कपाल पर पसीने की बूंदें आ गई है। कोई 5 मिनट तक पूछते रहने के बाद वोरगेल्ट ने मेरी तरफ घूमकर कहा, हिसाब के सिवा ये और क्या जानता है? मैंने कहा, आपके विषय में उसे बहुत सी बातें मालूम है, चाहे तो पूछ सकते हैं। मेरी बात सुनकर वोरगेल्ट मानो खासे अवाक से हुए। यहां आने से पहले एक जर्मन विज्ञान कोश से वोरगेल्ट के जीवन संबंधी बहुत सी बातें मैंने उसमें भर दी थी। मैंने अंदाज कर लिया था कि वोरगेल्ट रोबू से क्या क्या पूछ सकते हैं। वोरगेल्ट ने कहा, तुम्हारे यंत्र को इतनी जानकारी है? ठीक है, बोलो तो रोबू, मेरा नाम क्या है? रोबू के मुंह से बात नहीं निकली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। रोबू गोया कमरे की मेज कुर्सी, आलमारी जैसे सामानों सा ही निष्प्राण हो, निर्जीव। अब पसीना छूटने की बारी मेरी थी। मैं आगे बढ़ा, रोबू के सिर पर के बटन को दबाया, इसे हिलाया, उसे डुलाया, यहां तक कि रोबू के सारे शरीर को झकझोरा। अंदर के सारे कलपुर्जे झंझना उठे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोबू ने आज इन वैज्ञानिकों के सामने मेरे और भारतीय विज्ञान के मान सम्मान को माटी में मिला दिया। वोरगेल्ट ने मुंह से हूं जैसी एक आवाज निकालकर कहा, इसमें कोई शुभा नहीं कि इसमें कोई बड़ा सा डिफेक्ट रह गया है। जो भी हो, हिसाब ये अच्छा ही जानता है। अगर असुविधा ना हो तो कल तीसरे पहर इसे मेरे यहां ले आने पर मैं इसे दुरुस्त कर सकूंगा। ऐसा मेरा ख्याल है और मुझे भी कुछ दिखाना है। आप दोनों का न्योता रहा। वोरगेल्ट चले गए। पामर मेरे मन की हालत समझ गए थे और मैं भी समझ रहा था कि वो खुद भी बड़ा बुरा महसूस कर रहे थे। बोले, मेरे लिए ये बड़ा अचरज सा लग रहा है। आइए तो देखें वो अब ठीक से बोलता है या नहीं। प्रयोगशाला में जाकर रोबू से पूछते ही वो फिर पहले की तरह जवाब देने लगा। चला फिरा भी ठीक ही। मैंने समझा कि ठीक उसी एक प्रश्न की घड़ी में उसके अंदर कोई सामयिक गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से बेचारा जवाब नहीं दे सका। इसमें जवाबदेह करना हो तो मुझे ही करना चाहिए। उसका क्या दोष? शाम को वोरगेल्ट का टेलीफोन आया। उन्होंने कल के न्योते की फिर से याद दिलाई। रोबू को भी साथ लाने की कहकर बोले, यहां मेरे सिवा दूसरा कोई न होगा, लिहाजा आपका यंत्र अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो बाहर के किसी के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेरे मन से कलंक जा नहीं रही थी। कहीं रात को नींद ना आए, इसलिए अपनी बनाई नींद की दवा समनोलिन की एक गोली मैंने खा ली। एक बात को सोचकर कुछ खटका सा लगा। कल आधी रात को खटखट आवाज क्यों हो रही थी? पामर क्या खुद लेबोरेटरी में काम कर रहे थे? उन्होंने रोबू के अंदर के कलपुर्जे को कुछ बिगाड़ तो नहीं दिया है? पामर और वोरगेल्ट में कोई साजिश तो नहीं चल रही है? 27 मई, कल अपने देश को लौट जाऊंगा। हाइडेलबर्ग की विभीषिका मेरे मन से कभी मिटेगी नहीं, लेकिन यहां आकर एक नई जानकारी हासिल की।
मैंने ये समझा कि वैज्ञानिक लोग सम्मान के पात्र होते हुए भी वे सभी विश्वास के पात्र नहीं हैं। लेकिन घटना जब घटी तब मन में ये सब कुछ भी नहीं आया। उस समय जी में सिर्फ यही हो रहा था, मेरा इतना काम बाकी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कैसे जो प्राण, घटना खोल कर ही कहूं। वोरगेल्ट हम दोनों को न्योत कर गए थे। रोबू को साथ लेकर चलना फिरना आसान नहीं है, लेकिन भले आदमी ने जब कहा ही है तो उसे साथ ले जाने का ही निश्चय किया। तीसरे पहर 4 बजे के करीब रोबू को बक्स में बंद किया। घोड़ा गाड़ी की एक तरफ की सीट पर उसे करवट से लिटाकर दूसरी तरफ की सीट पर हम दोनों बैठकर वोरगेल्ट के घर को रवाना हुए। 3 मील दूर जाने में लगभग 45 मिनट लगेगा। रास्ते के दोनों ओर वसंत के फूले चेरी फूलों की शोभा देखकर जाते जाते मैंने पामर से वोरगेल्ट के पुरखों की बातें सुनी। उनमें से एक जूलियस वोरगेल्ट वैन फ्रैंकेस्टाइन की भांति मरे हुए आदमी को जिंदा करने की कोशिश में खुद ही रहस्यमय ढंग से अपनी जान गंवा बैठे। इसके सिवा खानदान में 2-1 जने पागल थे, जिनकी सारी जिंदगी पागल खाने में गुजरी। जंगल के भीतर से होकर रास्ता पहाड़ के ऊपर को उठ गया है। यहां सर्दी जैसे कुछ ज्यादा थी और फिर धूप भी ढलती जा रही थी। मैंने मफलर को गले में अच्छी तरह से लपेट लिया। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ से घूमते ही खुशनुमा काम किया हुआ एक फाटक दिखाई दिया। पामर ने कहा, आप पहुंचे। फाटक पर नक्शासा बना हुआ लिखा था, विला मारियन। एक दरबान ने आकर फाटक खोल दिया। हम लोगों की गाड़ी उसके अंदर से खटखट करते हुए बिल्कुल दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई। इसे घर के बजाय महल या किला कहना ही शायद ठीक है। वोरगेल्ट सामने ही इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के उतरते ही आकर अपना ठंडा हाथ हमसे मिलाया। आप लोगों के आने से मुझे बेहद खुशी हुई है। उसके बाद 2 मुस्तंडे नौकर आकर रोबू के बक्से को उठाकर अंदर ले गए। हम लोग अंदर की बैठक में जाकर बैठे और बैठक के पास ही लाइब्रेरी में वोरगेल्ट के हुक्म के मुताबिक रोबू को बक्से से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया गया। पूरे घर में, खास करके ये बैठक और इसकी सारी चीजों में तस्वीर, आईना, घड़ी, झाड़ फानूस सब कुछ में जैसी प्राचीनता थी, वैसी ही आभिजात्य की छाप थी। कमरे में एक बू थी। वो कुछ तो लकड़ी की सी और कुछ किसी दवा या केमिकल की सी लग रही थी। वोरगेल्ट की भी जरूर कोई प्रयोगशाला होगी और वो शायद इस बैठक के आसपास ही कहीं होगी। बत्ती जलाने के बावजूद कमरे का धुंधल कासा भाव नहीं गया। जाता भी कैसे, कमरे में कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसका कि रंग हल्का हो। सभी भूरी या काली और सभी पुरानी, कुल मिलाकर एक गंभीर, बदन छमछम करने वाला भाव। मैं चूंकि शराब नहीं पीता, इसलिए वोरगेल्ट ने मेरे लिए गिलास में सेब का रस मंगवाया। जो नौकर ट्रे में वो रस ले आया, लगा उसकी उम्र 90 साल की होगी। मैं शायद उसकी ओर जरा ज्यादा अवाक होकर देख रहा था। इसलिए वोरगेल्ट ने मेरी उत्सुकता मिटाने के लिए कहा, रूडी मेरे जन्म के पहले से ही इस घर में है। इसके 3 पुश्त हमारे घर के नौकर रहे हैं। यहां ये बात कह लूं, वोरगेल्ट जैसी गंभीर मगर इतनी मुलायम गले की आवाज मैंने और कभी नहीं सुनी। हम तीनों हाथ में गिलास लिए एक दूसरे की सेहत की कामना कर रहे थे कि बाहर जाने कहा टेलीफोन बज उठा। उसके बाद बुढ़े रूडी ने आकर खबर दी, पामर का फोन है। पामर उठकर फोन सुनने के लिए चले गए। वोरगेल्ट के हाथ के गिलास में भी सेब का रस था। उसे घुमाते हुए एकटक मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा, शंकु, आपको शायद पता हो, वैज्ञानिक लोग आज 30 साल से यांत्रिक मनुष्य के बारे में गवेषणा कर रहे हैं। मैंने कहा, जी हां, मालूम है। मैंने भी इस पर थोड़ा बहुत काम किया है, शायद मालूम हो। जी, मैंने इस पर आपके कुछ लेख भी पढ़े हैं। मैंने अपना अंतिम लेख 10 साल पहले लिखा था। मेरी सही गवेषणा उस लेख के बाद ही शुरू हुई है। अपनी इस गवेषणा के बारे में एक भी तथ्य मैंने कहीं प्रकट नहीं किया है। मैं चुप रहा। वोरगेल्ट भी चुपचाप अपनी गढ़ों में फंसी हुई नीली आंखों से मुझे देखते रहे। कहीं दुमदुम जैसी आवाज हो रही थी घर में ही कहीं, मगर करीब में नहीं।
पामर आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? टेलीफोन पर वो किससे बातें कर रहे हैं? बोरगेल्ट ने कहा, पामर का फोन शायद जरूरी है। मैं चौंका। मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं। वो मेरे मन की बात कैसे समझ गए? इस बार वोरगेल्ट ऐसा एक प्रश्न कर बैठे जो मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अपना रोबो आप मेरे हाथ बेचेंगे? मैंने अवाक होकर कहा, ये कैसी बात? क्यों भला? कहिए तो। वोरगेल्ट ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे उसकी जरूरत है। कारण बस यही है, मेरा रोबो हिसाब करना नहीं जानता और इसकी मुझे खास जरूरत है। आपका रोबो क्या यहां है? वोरगेल्ट ने सिर हिलाकर हां कहा। रह रहकर गुमगुम की आवाज और पामर को लौटने में देर हो रही थी। इन दो बातों से मुझे बड़ी घुटन सी हो रही थी। लेकिन तो भी वोरगेल्ट का रोबो इसी घर में है और मैं उसे शायद देख पाऊंगा। इससे मैंने उत्तेजना की एक सिहरन महसूस की। वोरगेल्ट ने कहा, मेरे जैसा रोबो आज तक कोई भी नहीं बना पाया। मैंने गॉटफ्रीड वोरगेल्ट जो बनाया है उसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन मेरे रोबो में एक कमी है। वो तुम्हारे रोबो की तरह इतनी आसानी से हिसाब नहीं बता सकता। इसलिए मुझे उसकी वो कमी दूर करनी है। तुम्हारा रोबो मिल जाए तो मेरा वो काम बन जाए। मुझे बड़ी खींच सी हुई। ऐसी भी चीज कोई कभी पैसे के लिए दे सकता है? इतने अरमान से बनाया हुआ मेरा पहला रोबो, उसे मैं हाइडेलबर्ग के इस अधपगले वैज्ञानिक के हाथ बेच दूंगा? किस लिए? रुपयों की मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ी है? और उस हिसाब लगाने वाली बात में ही तो मेरा सबसे बड़ा कृतित्व है। वोरगेल्ट ने जैसा भी रोबो क्यों न बनाया हो, अपने से वो चाहे जो भी कहें, मैं जानता हूं कि मेरे जैसा गजब का मशीनी आदमी उन्होंने हरगिज नहीं बनाया है। मैंने सिर हिलाकर कहा, मुझे माफ कीजिए वोरगेल्ट, ये चीज मैं बेच नहीं सकता। सच पूछिए तो आप जब इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो और थोड़ी सी मेहनत करके आप ऐसी चीज क्यों नहीं बना पाएंगे जो मैंने बनाई है? उसकी वजह? वोरगेल्ट सोफे पर से उठ खड़े हैं। हर कोई हर चीज नहीं बना सकता। यही दुनिया का नियम है। कोशिश करने पर मैं भी बना सकता हूं। ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि मेरे लिए असाध्य कुछ भी नहीं। लेकिन समय कम है। मेरे पास जो पूंजी थी वो भी चुक गई। कर्ज से मेरा घर गिरवी पड़ा है। उस एक रोबो को बनाने में मेरा सब स्वाहा हो गया। मैंने उसके पीछे करोड़ों करोड़ मार खर्च किया है, लेकिन एक उसी गुण की कमी से वो अधूरा सा है। वो मुझे चाहिए। उसे पा लेने से अपने रोबो से ही मैं अपनी सारी लागत वापस पा जाऊंगा। लोग कहेंगे, हां, वोरगेल्ट ने जो किया है उससे ज्यादा कर सकना आदमी के बस के बाहर की बात है। मेरे संदूक में सोने के आभूषण रखे हुए हैं, 400 साल पुराने। वो सोना मैं आपको दे देता हूं। आप अपना रोबो मेरे हाथ बेच दीजिए। मुझे सोने का लालच दिखा रहे हैं। इस लोभ नाम की चीज को मैं कितना पहले जीत चुका हूं, ये तो वोरगेल्ट को मालूम नहीं है ना। इस बार मैंने अपने स्वर को भरसक गंभीर करके कहा, आपकी बातचीत का लहजा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वोरगेल्ट। सोना तो क्या, हीरे की खान भी मिले तो मैं अपना रोबो नहीं बेचूंगा। फिर तो आपने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं रहने दिया। यह कहकर वोरगेल्ट ने सबसे पहले जो काम किया वो था सीढ़ी की तरफ के दरवाजे को बंद कर देना। उसके बाद दूसरी तरफ को, जो दरवाजा था शायद खाने के कमरे में जाने का, उसको भी बंद कर दिया। कांच की खिड़कियां यूं ही बंद थी। खुला रह गया सिर्फ लाइब्रेरी का किवाड़, और मेरा रोबो उसी लाइब्रेरी में था। मेरे मन में यही पहली बार संदेह हुआ कि अब मैं अपने रोबो को शायद देख नहीं पाऊंगा। शायद और कई दिनों के बाद ही वो दूसरे मालिक का काम करेगा, उसके सख्त सख्त सवालों को हल करेगा। और पामर? मेरे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं कि वोरगेल्ट पामर से साजिश करके मेरा सत्यानाश करने पर उतारू है। दुम दुम दुम, फिर वही आवाज सुनाई दी। लगा आवाज ये धरती के नीचे से आ रही है। किसकी आवाज? वोरगेल्ट के रोबो की? सोचने का समय नहीं था। वोरगेल्ट मेरे सामने आकर खड़े हो गए। आंखों में वही अपलक दृष्टि। ऐसी कठोर निगाह मैंने और किसी की आंखों में नहीं देखी। इस बार वोरगेल्ट ने बात की तो देखा, तब उनके स्वर में वो मुलायमियत नहीं है। उसकी जगह इस्पात जैसी एक सख्ती थी।
प्राण को बनाने से उसका नामो निशान मिटाना कितना आसान है, आप नहीं जानते हैं। शंकु। बंद कमरे में उनके गले की आवाज गम गम गूंज उठी। बस बिजली का एक ही शौक। कितने वोल्ट का मालूम है? तुम्हारा रोबो जान सकता है। वो शौक देने का उपाय भी बड़ा सहज है। मेरे बदन पर उस शौक को रोकने वाली कार्बोधीन की बनियाइन थी। शौक से मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ताकत से मैं इस जर्मन से कैसे पार पाऊंगा? मैं चीख उठा, पामर, पामर। वोरगेल्ट अपने दाएं हाथ को बढ़ाकर उसकी पांचों उंगलियां सामने की ओर सीधी करके मेरी ओर बढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखों में हिंसक उल्लास की चमक थी। पीछे हटने में मुझे सोफे से रुकावट हुई। पीछे हटने का कोई उपाय नहीं था। वोरगेल्ट की उंगलियां मेरे कपाल से महज 6 इंच की दूरी पर थी। ठन 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 एक आवाज सुनकर मेरी निगाह दाई तरफ फिरी। वोरगेल्ट ने भी गोया घबराकर अपनी गर्दन घुमाई। उसके बाद एक गजब की, विश्वास न करने योग्य घटना घटी। लेबोरेटरी के दरवाजे से होकर हमारे कमरे में मेरे ही हाथ का बनाया हुआ मशीनी आदमी रोबो आ पहुंचा। उसकी आंखें वही एंचाताने की, उसके मुंह पर वही मेरी दी हुई हंसी। पलक मारने भर की देर में इस्पात की आंधी की नाई आगे बढ़कर उसने अपने दोनों हाथों से वोरगेल्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद जो गुजरा, उस जैसी अजीब और वीभत्स बात मैंने और कभी नहीं देखी। रोबो के हाथों के दबाव से वोरगेल्ट का सिर बिल्कुल पेंच जैसा पीठ की तरफ घूम गया। उसके बाद रोबो के ही खींचने से वो सिर धड़ से एक बारगी अलग होकर जमीन पर छिटक कर जा गिरा और शरीर के अंदर से गले की फाक में से बिजली के तारों का एक ढेर निकल पड़ा। मुझसे और खड़ा नहीं रहा गया। अवश अचेत सा धप से सोफे पर बैठ गया। आंखें, मन, मस्तिष्क, मेरा सब मानो चौंधिया गया था। प्राय बेहोशी की हालत में मैंने समझा सीढ़ी की तरफ के दरवाजे पर धक्का पड़ रहा है। शंकु, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आवाज पामर की थी। एकाएक मेरी शक्ति और होश जैसे लौट आया। सोफे से झटपट उठा, दौड़कर जाकर दरवाजा खोला। जो देखा 3 आदमी हैम्पमर, वोरगेल्ट का बूढ़ा नौकर रुडी और हां, कोई शक नहीं, तीसरे थे असली वैज्ञानिक गॉटफ्रीड वोरगेल्ट। इसके बाद की घटना ज्यादा कुछ नहीं। मेरे मन के कई प्रश्नों में पामर की बात से एक पल में साफ हो गया। उस दिन आधी रात को लेबोरेटरी में दाखिल होकर मैंने तुम्हारे रोबो के माथे के अंदर अपना आविष्कार किया हुआ एक यंत्र भर दिया था। उसके फलस्वरूप तुमसे उसके मन का एक टेलीपैथिक योग हो गया था। तुम पर आफत आई है, ये जानकर वो चुप खड़ा नहीं रह सका। वोरगेल्ट ने कहा, इन यांत्रिक मनुष्यों का यंत्र जैसा होना ही ठीक है। अपने रोबो को मैंने इतना ज्यादा अपने जैसा बना दिया था कि वह मुझे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ये नहीं चाहा कि ठीक उसी के जैसा और कोई दूसरा रहे। सोचा था मेरी मृत्यु के बाद वो मेरा काम चलाता जाएगा। मगर ब्रेन की मतिकती को क्या आदमी ठीक रख सकता है? मैंने जैसे ही उसका बंधन खोल दिया, उसने मुझे कैद कर दिया। उसने मुझे मारा नहीं, इसलिए कि वह जानता था बिगड़ जाने पर उसके लिए मेरे सिवाय कोई गति नहीं है। पामर ने कहा, रूडी सब कुछ जानता था, लेकिन डर के मारे वो कुछ कर नहीं सकता था। फोन का ये चकमा रूडी की ही कारसाजी थी। उसने ये चाहा था कि मुझे बाहर बुलाकर वो वोरगेल्ट के कैद होने की बात बताए। उसके बाद दोनों मिलकर उसे उद्धार करने की कोशिश करें। इसी बीच में आपकी जिंदगी ऐसे खतरे में पड़ जाएगी, ये मैं सोच नहीं सका था। एक चीज समझ में आने से मेरा मन खुशी से भर गया। मैंने कहा, रोबो ने उस दिन वोरगेल्ट का नाम क्यों नहीं बताया? समझ रहे हैं ना? जो दरअसल वोरगेल्ट नहीं है, वो उसका नाम वोरगेल्ट कैसे बोलता? हम लोग नहीं समझ सके थे, लेकिन उसने ठीक समझ लिया था। यंत्र ही यंत्र को ठीक ठीक पहचानता है।